वेलकम टू दी मैथ्स ऑर्बिट। जय श्री राम। तो ये है हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 और इसमें हम आगे का जो क्वेश्चन सीरीज है वो करने वाले हैं। इससे पहले किसी ने अगर मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा हो परसेंटेज का, जिसमें मैंने बेसिक करा रखा है शुरू के 2 पार्ट्स में, जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं आगे के 2 पार्ट्स में, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। ये हमारा पार्ट 5 है। अगर किसी ने वो जाके नहीं देखा हो तो पहले जाके वो देखिए, तभी ये समझ में आएगा। प्लस चैनल को शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमेंट कर दिया करो आंसर वांसर जो मैं पूछता हूँ। ऐसे फ़ायदा क्या पढ़ने का। ओके, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम पढ़ते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, और मैं बार बार बताऊंगा, मैं चैप्टर के एंड में इस चैप्टर की जो जिस किताब से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ उस किताब का पीडीएफ, उस किताब की पीडीएफ भेज दूंगा आपको चैप्टर वाइज। जैसे पहले परसेंटेज करा तो परसेंटेज की पीडीएफ भेजूंगा, फिर ऐसे ही चैप्टर वाइज भेजूंगा। जो पीडीएफ लेना चाहता है वो पीडीएफ से करे, लेकिन मैंने आपको लिंक में किताब का परचेज लिंक भी दे रखा है कि किताब फ्लिपकार्ट से कहाँ से लेनी है। मैं आपको लिंक दे रखा है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, तो खरीद लेना, बेनिफिट रहेगा। फ़ोन से कहाँ पढ़ाई होती है, फ़ोन से पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ मॉक लगाने के लिए फ़ोन अच्छा होता है। सबसे पहला सवाल है हमारा, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए। हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, एडवांस नहीं बीच बीच में डाटा उठाया कर दिया। हर एक लाइन का अपना मतलब होता है। किसी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, उसमें काम की मात्रा मतलब मेरा वर्कलोड की बात कर रहा है। काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है, तो मैंने क्या किया, काम को ही ले लिया। काम अगर 100 था तो 50% बढ़ गई भाई, 50% बढ़ गई तो कितना हो गया काम, 150। हम मेरा प्रेजेंटेशन में ही मैं आंसर समझा दूंगा, अगर कोई म्यूट करके भी देखता है उससे भी समझ जाएगा। बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब ये पूछ रहा है मैं कितने लोग लाऊं, मतलब मैं कितने लोग और लेबर करूं, मतलब कितने लोगों को और बुलाऊं काम पे कि काम मेरा खत्म हो जाए, लेकिन काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए। इस लाइन का ना बहुत रोल है। अगर ये नहीं होता तो और बंदों को मैं घर पे, मतलब और बंदों को मैं काम पे बुलाता ही नहीं, घर पे बोल रहा हूँ। तो काम पूर्व निर्धारित समय में ही होना है, इस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी समझाएंगे सवाल में। कह रहा है तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। तो इस चीज़ को यहाँ शो करते हैं। देखो, चैप्टर की शुरुआत में सीखा था 25% अधिक का मतलब 1/4 अधिक, मतलब 4 से 1 ज़्यादा लेके बैठा है। कौन लेके बैठा है मैटर करता है, कौन लेके बैठा है। तो जी पुराने वाले से अधिक है न्यू वाला, तो इस ओल्ड वाले को ओ लिखेंगे और न्यू वाले को एन लिखेंगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। एक अधिक आ गया। अब समझना, इस 100 काम को कौन कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है ओल्ड वाले कर रहे होंगे। कितने की क्षमता के साथ, 4 की क्षमता के साथ। तो अगर मैं बोलूं, सीधी सी बात है, कैसे निकलेगा वर्क, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ लेबर इनटू उनकी एफिशिएंसी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ लेबर निकालना है तो मैं कह सकता हूं काम को भाग कर दो उनकी क्षमता से। ये बेसिक है, सबको पता होता है। तो मेरा हर एक लेबर जो पुराना वाला था, वो हर एक लेबर 4 की क्षमता से काम कर रहा है, मतलब हर एक लेबर 4 काम कर रहा है। काम कितना करना है, 100 काम। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। मैंने माना कि 1 महीने के लिए लेबर्स को रखा है, मतलब 1 महीने की बात हो रही है, एक ही महीने की बात हो रही है। मैं महीने नहीं बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी, समय एकदम फिक्स है। तो कितने लोग लगेंगे, 25 लोग लगेंगे। बताता हूँ कैसे आया, 100 को 4 से भाग कर दिया, 25 आ गया। ठीक है, अब बात आती है, अब इस 150 काम को करने का, भाई काम में फैक्ट्री में जो रिक्वायरमेंट आ गई वो थोड़ी ज़्यादा आ गई। तो इसका मतलब भाई अभी फैक्ट्री में सिर्फ पुराने लोग हैं और उनकी क्षमता सिर्फ 4 है। तो 4 है मतलब 25 लोग हैं। 25 लोग
ओल्ड वाले, ठीक है, इनकी क्षमता 4 की ही है। तो बताइए 1 महीने में 4 के हिसाब से 25 लोग 100 ही तो काम कर पाएंगे। अगर ऐसा लिखा होता, यदि ऐसा लिखा होता कि जी ये बंदे ना जितना मर्जी काम करवा लो इनसे, लेकिन समय तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो पुराने बंदे 1 महीने में सिर्फ 100 ही काम कर पाएंगे, ये चीज यहाँ प्रूफ हो गई। तो ये लोग तो 100 काम कर पाएंगे, लेकिन अब 50 काम को करने के लिए कोई तो आएगा। तो कौन आएगा जी? 5 की क्षमता से कितने लोग जी? 50 काम को 5 के हिसाब से 10 लोग करेंगे, तो 10 लोग आए न्यू वाले। भाई 50 काम को करना है ना, बचे हुए 50 काम को, लेकिन हर एक बंदा 5 के हिसाब से कर रहा है, तो 10 लोग आएंगे नए। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत और बुलाएं? तो जी मैंने 10 और बुला लिए, मैंने 10 और बुला लिए। कितने लोगों पे? 25 लोगों पे, गुणा 100, 25 से 100 गया 4 बारी पे, तो कितना आया? 40%। ये आपका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर आ गया था 40। अब नेक्स्ट सवाल है, मैंने कल एक डाटा पढ़ाया था आपको, क्वेश्चन नंबर शायद 24 था। मैंने आपको उसमें बताया था कि यदि किसी प्रश्न में या किसी क्वेश्चन में आपको डाटा भी गिवन परसेंटेज की फॉर्म में है, आपसे पूछा भी परसेंटेज की फॉर्म में है, तो उस केस में एक्चुअल डाटा का कोई रोल नहीं होता। मीन्स एक्चुअल डाटा का रोल इन द सेंस, मैं कहूँगा मैं सवाल को सॉल्व तो कर सकता हूँ, सवाल को हम सॉल्व तो कर सकते हैं इन डाटा को यूज़ करके, लेकिन बात सारी ये है इनका यूज़ करना ही क्यों है जब बात परसेंटेज से ही सॉल्व हो सकती है। समझाते हैं भाई। अगर जो डेली मजदूर दिहाड़ी जो होती है ना, डेली मजदूर होते हैं, उनकी इनकम कैसे निकलती है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उनका इनकम निकलता है पर आवर वेज। जो भी इनका 1 घंटे की दिहाड़ी होती है वो, साथ में कितने घंटे काम किया, ऐसे तो निकलता है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये इसका रोल नहीं है, ये नहीं पढ़ना, कोई काम का नहीं है। कहता यदि उसका एक हर घंटे का जो वेजेस मिल रहा है ना, दिहाड़ी, हर घंटे की दिहाड़ी 40% से बढ़ गई, मतलब ये चीज़ 40% से बढ़ गई, मतलब 2/5 से बढ़ गई। यदि ये 2/5 से इंक्रीज हो रही है, मतलब कोई पहले दिहाड़ी 5 की थी, है ना जी, अब कितने की हो गई? 7 की हो गई, 2 बढ़ के। फिर कह रहा है उसका काम करने की अवधि, मतलब समय अवधि की बात कर रहा है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड 16 सहित 2/3% से कम हो जाना। इसका मतलब 1/6 से कम हो जाना। तो पहले अगर 6 काम करा था तो अब 1 कम कर रहा है, मतलब 5 ही काम कर रहा है। अच्छा, इनकम निकाल लें, इनकम निकाल लेते हैं। पहले 30 रुपये कमा रहा था, अब 7×5 35 कमाएगा लौंडा। कितना ज़्यादा जी? 5 ज़्यादा। मतलब ये तो पूछा परसेंटेज चेंज, कितनी वृद्धि हुई है, कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। तो पहले 30 कमा रहा था, 35 कमाएगा, 5 ज़्यादा कमाएगा। तो इस मोड़ा ने 5 ज़्यादा कमाए, कितने पर? 30 पर। 1/6, और 1/6 अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 16 सहित 2/3%। 16 सहित 2/3%। समझ में आया? इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, अब ये नई टाइप है, ये टाइप है हमारी परसेंटेज पासिंग फेल होता है ना, वाली टाइप। इसको बस ध्यान समझना, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले कोई स्टूडेंट 25% अंक लाता है, ठीक है जी, 25% अंक ले आया, तो 25% अगर अंक लाता है, कह रहा 210 नंबरों से फेल हो जाता है, तो इस मतलब ये अभी भी 210 नंबर कम ला रहा है जी। अब ये 210 नंबर है, इस चीज़ का जरूर याद रखना है। मैंने माना इनका पासिंग क्राइटेरिया कुछ ये था, बाउंड्री होती है ना, पासिंग बाउंड्री, 33 नंबर नाले होते 100 में से, वो वाला खेल। कह रहा यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 नंबर से पास हो जाता है। इसका मतलब यदि वो
55% नंबर लाता है तो वो 240 नंबर अधिक लाता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब बच्चा यहां से यहां आया होगा। आप खुद सोचिए, आपके अगर पहले 25% नंबर आए थे और आप 210 नंबर कम ला रहे थे पासिंग से, ठीक है, और अब आप 55% नंबर ले आए, लेकिन अब क्या हुआ, आप 240 नंबर फालतू ले आए, तो होगा क्या, आप खुद सोचिए। तो आपको यहाँ से, मतलब इस स्थिति से यहाँ पे आने के लिए क्या लगेगा, पहले तो आपको ये 210 नंबर कवर करने पड़ेंगे, है ना, और फिर उसका आपको ये 240 नंबर और लाने पड़ेंगे, तभी तो आप 240 नंबर से पास होगे। तो कह सकता हूँ जी ये अंतर जो है वही डायरेक्ट पूरा अंतर हो गया। तो ये अंतर कितना है जी, 30% का। ये अंतर कितना है जी, 0 भाई अंतर का ध्यान रखना, यहाँ पे अंतर 240 में से माइनस का 210 जाएगा। अब माइनस माइनस सबको पता होता है प्लस होता है, माइनस माइनस सबको पता प्लस होता है। तो 240 प्लस 210 ये आपका आ गया 450। ये कितना आया जी, 450। मतलब आपको अगर 25% से 55% पे आना है तो आपको 450 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। सारा खेल इसी का है। यदि इस 30% 450 है तो 10% कितना होगा। अब यहाँ पे मैथ लगाइए, आसान है, टफ नहीं है। इसका तिहाई कर रहा हूँ, 1/3 कर रहा हूँ, 3 से भाग कर रहा हूँ, तो इसको भी 3 से भाग कर दीजिए, 150। ये वो कुछ इस तरीके से, अगर 30 टॉफियाँ इतने रुपए की हैं तो 10 टॉफी कितने की होंगी। अगर 10% 150 है तो 1% 15, 1% की वैल्यू पता लग गई। मतलब हर 15 नंबर पे 1% नंबर आएगा, मतलब हर 15 नंबर लाने पे उसे 1% लाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये देख लूँ ये कितने परसेंट का मान है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप 25% नंबर लाए फिर भी 16% से फेल हो गए, तो आप क्या कहोगे, सर 16 नंबर कम लाया मैं, इसका मतलब 25 + 16 करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, करते हैं। तो 210 नंबर कितने परसेंट है, तो आप क्या करूंगा, मैं 210 को 15 से भाग कर दूंगा, 150, ये आ जाएगा हमारा 14%। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज क्या था जी, 25% तो लाना ही था, साथ में इस 14 को भी तो लाना था, 39% आपका आंसर है। तो 39%। आप कहोगे सर ये चीज़ यहाँ से नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में करके दिखाऊंगा इसी से। अगले में कह रहा है इफ़ अ स्टूडेंट इज स्कोर 36% मार्क्स, मतलब यदि वो 36% लाता है तो वो फेल हो जाता है, किससे, 32 मार्क्स से। मतलब अगर वो 36% लाता है तो वो 32 नंबर कम लाता है, ठीक है जी। अगर वो 48% नंबर लाया, अगर वो 48% लाया तो जी वो 64 नंबर से पास हो जाता है। मतलब वो 64 नंबर अधिक ले आया, किससे, पासिंग क्राइटेरिया से। ये इनका पासिंग क्राइटेरिया था। तो हम ये कह सकते हैं जी 36 से 48 तक का सफर कितना है, 12%। तो माइनस के 32 से प्लस के 64 तक का कितना सफर है जी, 64 में 32 और जोड़ दो, पहले 32 लाने पड़ेंगे फिर 64 और लाने पड़ेंगे, तो ये हो गया। अच्छा ये 96, तो 96 मतलब हमारा जो 12% है वो किसके बराबर है, 96 के। तो जी 1% कितना हो गया, 1% कितना हुआ जी, 8। मतलब हर 8 नंबर लाने पे 1% बढ़ जाएगा, हर 8 नंबर लाने पे 1% बढ़ जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ से कराया था कम वाले से, अब मैं ज़्यादा वाले से कराऊंगा। इसका मतलब यदि वो 48% नंबर लाया तो 64 ज़्यादा लाया। अभी अगर परसेंटेज में पता लग जाए तो ये पता लग जाए कितने परसेंट फालतू लाया। यदि अगर इसका परसेंटेज फॉर्म पता लग जाए कि कितने परसेंट अधिक लाया तो हमें ये पता लग जाएगा वो कितने परसेंट मार्क्स से पास हो गया। तो 64 का परसेंटेज फॉर्म निकालने के लिए 8 से भाग कर दिया, तो ये जी 8% हो गया। इसका मतलब पासिंग 48 लाया टोटल, उसमें से 8% एक्स्ट्रा ले आया, तो रिक्वायरमेंट तो इतनी की थी ना, तो 40% आंसर, ठीक है जी।
ओके, सेम वैसा ही ये अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स ही इज फेल्ड बाय 50%। अब हम इसको ना ज़्यादा लीपापोती नहीं करेंगे, लीपापोती दिक्कत दे देगा फिर, क्योंकि पेपर में हमें यह सीखना है कि क्वेश्चन उड़ाना कैसे है। तो सीधा अब समझने की कोशिश करना, मैंने बेसिक आपको बता दिया जी। 40 लाया तो 50 कम, माइनस का 50, 50 लाया तो 40 से फालतू, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा जी। 90 नंबर का अंतर है कितना, तो जी 10% जो अंतर आया 40% से 50% तक का सफ़र कितना है 10%, जो कि बराबर है 90 के। तो जी 1% कितना हो गया 9। पहले कितना लाया था जी 50 कम लाया था, परसेंट में देख लेते हैं कितना आएगा। तो जी आएगा हमारा 5 सहित 5/9, इतने परसेंट की कमी, इतने परसेंट की कमी। यदि 40% ला रहा है तो इतने की कमी है, तो जोड़ देते हैं भाई 45 सहित 5/9%। ठीक है, जिसको नहीं आया मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। 40 लाया तो 50 कम, 50 लाया तो 40 एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 10, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, बीच में कोई पासिंग मार्क्स होगा, तो 50 से 40 पे आने के लिए पहले 50 नंबर लाने पड़ेंगे और फिर 50 से 40 लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 90 नंबर लाना पड़ेगा। यदि 10% 90 है, यदि 10% 90 है तो 1% 9, इसका पासिंग परसेंटेज निकाल लिया, कितना आया 50 को मैंने 9 से भाग करके निकाल लिया कितना परसेंटेज की वैल्यू है ये, और ये कमी है, मतलब इतना कम लाया। तो ये कितना कम लाया 5 सहित 5/9%, सीधा सीधा निकाल लिया। अगला सवाल ये भी सेम ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें ना एक चीज़ और पूछ ली कि जी पेपर कितने नंबर का था। सवाल ये है कि पेपर था कितने नंबर, ये तो हम निकाल लेंगे, सीख गए। पेपर कितने नंबर का था, तो यदि एक स्टूडेंट 30% अंक लाता है, मतलब 30% अंक लाया तो वो 5 नंबर से फेल हो गया बिल्कुल। यदि वो 40% नंबर लाया तो वो 10 नंबर से पास हो गया, बीच में कोई पासिंग मार्क्स होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 10%, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 15, तो जी 10% ही कितना है 15 है। 10% 15 तो 1%, 1.5, 10% 1.5। तो मैं ये पता कर लूँ कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा 5 को 1.5 से भाग कर दिया, 5 को 1.5 से भाग कर दिया, तो ये हटाया 0.50, फिर 5 की टेबल से 10 पे, 5 की टेबल से 3 पे, तो जी 3 सहित 1/3%, ये सबको सिखा रखा है मैंने बेसिक में। तो 3 सहित 1/3% की कमी, इसका मतलब पासिंग परसेंटेज कितना होगा जी, पासिंग परसेंटेज होगा 30 लाया फिर भी कमी पड़ी, कमी मतलब 3 सहित 1/3% और लाना था, तो 33 सहित 1/3%, ये इनका पासिंग परसेंटेज है। ठीक है जी। अगला अगला क्वेश्चन ये था कि जी मैक्सिमम मार्क्स बताओ, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होगा क्या, पेपर पूरा पूरा पेपर 100% ही तो होगा, 100% की वैल्यू बतानी है। यदि 10% 10% 15 नंबर है, यदि 10% 15 नंबर है तो 100% कितना होगा भाई, 10 गुना कर रहा हूँ तो इसका भी 10 गुना, ठीक है जी। इसी तरीके से होना था। इस सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले ये सवाल करते हैं। देखिए जी इंपॉर्टेंट टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर वाला, और ये लगभग हर पेपर में आता है, ये हर पेपर में आपको मिलेगा, आप मॉक लगाओगे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा हर टाइप के सवाल में। कह रहा है एक आदमी यदि अपनी इनकम का 60% खर्च कर दे, 60% खर्च करने का मतलब क्या है जी, 60% खर्च, ये खर्च हो गया आपका 3/5, खर्च का मतलब माइनस, ठीक है जी,
मतलब ऊपर वाली संख्या खर्चे को बता रही, नीचे वाली संख्या जिससे तुलना हो रही, मतलब इनकम में से इतना खर्च कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इनकम में से खर्चे को माइनस करके सेविंग निकाल लेते हैं। इनकम में से खर्चे को माइनस करके सेविंग निकाल लेते हैं। 60%, मतलब अगर मेरा 5 है तो इसमें से 3 खर्च करके 2 बच गया। कह रहा है जी अगर इनकम ये 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए और खर्चा भी 15% से बढ़ जाए, तो बताइए सेविंग में कितना चेंज आएगा। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे 500 कर देते हैं, इसे 300 कर देते हैं और इसे 200 कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, सवाल बताता हूँ। आप ये बताओ, अगर जीरो नहीं लगी होती, जैसा हमने यहाँ से डाटा प्लॉट करा इसमें, ये अगर जीरो नहीं लगी होती, क्या आप 5 का 15% निकाल लेते? आप कहेंगे, बड़े जो होशियार बच्चे हैं ना ज़्यादा, वही कहेंगे हाँ हम तो निकाल लेते। अरे भाई निकाल तो लेते, लेकिन पॉइंट नहीं आता क्या? उस पॉइंट को अवॉइड करना है। आप मेरे से पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट से अवॉइड कैसे करते हैं। नहीं, कहीं कहीं पे पॉइंट आएगा, वहाँ तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सवाल में पॉइंट से बचना कैसे है, हाँ क्वेश्चन में सोचना कैसे है, पॉइंट से कैसे बचना है, वो चीज़ सीखेंगे। अभी तो और सवाल है, अभी तो लगभग 30 ही सवाल हुए होंगे। तो 500 का 15% निकालना मेरे लिए आसान होगा भाई। 10% 50, 10% 50, तो जी ये 5% 25 लग के 75 बढ़ गया। 10% 30, 5% 15, 30 और 15 45, तो ये 45 बढ़ गया। तो जी हो गया ये 575। ये कितना हो गया, 345। खर्चा में से माइनस कर दिया, कितना आया जी, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 30 और 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब इसका सेविंग कितना बढ़ा, 30। सेविंग कितना बढ़ा, 30। तो यही तो सवाल था कि सेविंग बढ़ा कितना, तो जी 30 बढ़ा कितने पर, 200 पर, गुणा 100, गुणा 100। तो 2 से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये गया 15 पे, तो सवाल कितना आया, 15%। तो हम ये कर देंगे। समझते हैं बात। आप एक चीज़ देखिए, मैंने कहा ये इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा, सेविंग आया, ठीक है जी। 5 में से 3 खर्च कर रहा है, 2 बचा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल बढ़िया मैथ लगाई। लेकिन जो जो भी बच्चा इस परसेंटेज चेंज को सॉल्व करके नीचे वाला मान निकाल रहा है ना, वो बुद्धू है, बेवकूफ़ है। उसकी सारी की सारी मेहनत खराब हो गई जब तक, जो अभी तक कर रहा है वो। ठीक है जी, परसेंटेज में उसकी सारी मेहनत खराब हो गई। तो करना क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जो स्मार्ट होगा ना उसे पता होगा इस सेविंग में चेंज क्यों आया, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों चेंज हो रही हैं। अब सवाल आता कितना चेंज आया। अरे जितना चेंज इनकम और एक्सपेंडिचर में आया उसी के हिसाब से तो चेंज आया। अब तीसरी चीज़, इसी से इस बात जो मैं डायलॉग बोला इसी से लिंक करता हुआ, जो इनके अंतर का ही मतलब जो इनके डिफरेंस जो तो बढ़ रहा है ना, इंक्रीमेंट का ही अंतर ही तो सेविंग का इंक्रीमेंट आएगा। इनके चेंज का अंतर, इनके चेंज का अंतर ही तो इनका इंक्रीमेंट का अंतर आएगा सेविंग का। देखिए ये 75 था, ये 45 था, इसके बीच का अंतर 30 आया ना, 30। तो आप बताइए क्या यहाँ पे भी मैंने सॉल्व करते कोई इनमें से कोई वैल्यू यूज़ करी, नहीं करी। तो बात सारी ये है कि इस तरीके के सवाल में इसका रोल ही नहीं है। रोल किसका है, सिर्फ इस चेंज का। ये चेंज निकाल लिया, सवाल वहीं ख़त्म। करके दिखाता हूँ, यहाँ धर लेते हैं जी। ये बढ़ रहा है 15%, ये बढ़ रहा है 15%। 15% बढ़ने का मतलब है जी 75 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है, 45। तो 75 45, तो इन दोनों का माइनस इसका इंक्रीमेंट होगा जो कि आ गया 30। मतलब जी 30 बढ़ेगा सेविंग, तो 30 बढ़ेगा 200 पर, 2 जीरो से 2 जीरो आ गया 15%। तो आ गया आपका आंसर 15%। तो आपका आंसर आ गया 15%। इस तरीके से करना है, ठीक है जी। ये तरीका नहीं लगाना है, ये तो फिर बौड़म बुद्धि लगाते हैं, तो गू होते हैं ना, गू का ढेर, माफ़ करना। ये तरीका बहुत बेकार है कंपटीशन में, खासकर वो जो इतने सालों से करता आ रहा है
उसके लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये तरीका बहुत बेकार है, पढ़ाते हैं कुछ लोग इस तरीके से क्योंकि ये सेफ तरीका है, गलत होने के चांसेस कम है, लेकिन मैं तो इसी से कराता हूँ, हमेशा मैं इसी से करता भी हूँ, कराता भी हूँ। भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। यदि मैं CGL का एग्ज़ाम में नंबर ला के बैठा हूँ तो कुछ तो मेरे पास नॉलेज होगा, तो वही चीज़ तो देने आया हूँ। ठीक है जी। कह रहा है अगले सवाल में, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अब 75% होता है 3/4, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को खर्च करेंगे तभी तो सेविंग बचेगा। तो जी 4 में से 3 खर्च कर दिया, बच गया 1। कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तो जी 20% बढ़ा दी, और खर्चा 10% बढ़ता है जी 10% ये भी बढ़ा दिया। सेविंग में कितना चेंज आया? आप ही बताइए, क्या इससे मतलब है? नहीं, सिर्फ इससे मतलब होगा। तो 30 का 10% निकल सकता है, 40 का 20% निकल सकता है, इसका 10 निकाल लेंगे। तो जी 40 का 20% कितना होगा? 40 का 20% आएगा 10%, 4 दूनी 8। इसका इंक्रीमेंट कितना आएगा? इसका इंक्रीमेंट निकल के आएगा प्लस का 3। तो अंतर कितने का आया? अंतर आया माइनस, कितना आया जी? 5। इसका मतलब 5 का चेंज आएगा 10 पर, गुणा 100, 50%। क्यों लगानी है फालतू मैथ जब चीज़ें आसान से हो सकती हैं? अगला लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक व्यक्ति इतने रुपए की आय में 5700 रुपए खर्च करता है। यदि आय व्यय में क्रमशः 19% और 13% की वृद्धि की जाती है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप एक बार बताइए, इस सवाल में अभी तक क्या करते आ रहे थे? अगर ये रेशियो में है तो ये सवाल हो रहा था, लेकिन यहाँ तो अब एक्चुअल मान दे दिया, यहाँ तो ये एक्चुअल वैल्यू दे दी हमें इनकम की और खर्च की। ऐसे केस में करेंगे क्या जी? हम इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे। तो जी कितना आया जी? 850 और ये 5700। शून्य से शून्य कट गया। किससे कट रहा है जी? 7 5 वो 7 और 5 12, 10 18, 9 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे किस पे जाएगा जी? 6 गया 2 पे, बचा कितना? 2 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 24, 24 में से गया 8 पे, तो 25 में से 24 गया 8 पे, बचा कितना? 1, 15 गया 5 पे, 285। इधर 57, 60 जाता है 20 पर, तो ये 19 पर, 190। ठीक है जी। अब 5 पे कट रहा है, काट देते हैं। 5 पे काट दिया, 25 में से 5 गया, वो 28 में से 25 गया 5 पर, बचा कितना? 3। 25 गया 5 में, बचा 3, 35 गया 7 पर। ठीक है जी। इधर 38 की टेबल से जाएगा सीधा सीधा, 38 पंचे 190। 19 की टेबल से गया 3 और 2 पे। अब कहो कि क्या इतना मैंने आपको करके दिखाया है? मैं तो सीधा 9 की टेबल से उड़ाता, वो सॉरी 19 की टेबल से उड़ाता, क्योंकि ये भी 19 का है और ये भी 19 से भाग हो रहा है। 855 19 से उड़ाता, कुछ ना कुछ तो आता भाई, 19 से उड़ाता कुछ ना कुछ तो आता और फिर कर देता। अब पता लग गया जी इनकम और खर्चे में 3-2 का अनुपात है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। कह रहा है जी 19%, मतलब इस 300 200 100 19% बढ़ा दिया, जो कि कितना होता है? 300 का 19, 10%, 1%, 3, 19 दिया 57। अब ये चीज नहीं बताऊंगा कि कैसे, देखो ये तो समझदार हो कि 300 का 19% कैसे आएगा। सीधा भाई 100, 300 गुणा 19/100, 300 गुणा 19/100, 2 जीरो 19 दिया 57। इधर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 13%। तो जी 200 का 13%, 2 जीरो 13 दूनी 26, तो मतलब 26 का चेंज आएगा। तो यही अंतर क्या होगा? यही तो होगा। तो यही अंतर, तो 57 में 26 गया तो ये कितना आया? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 का चेंज आएगा। तो कितना चेंज आएगा जी? 31 का चेंज आएगा 100 पर, गुणा 100, 100 से 100 गया 31%। ठीक है जी। अब एक सवाल रह गया हमारा, और ये सवाल को बस
समझना कि कह क्या रहा हूं मैं इस सवाल में कहूंगा कि ये सवाल पेपर लायक नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। किसकी तुलना किससे करनी है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब। सबसे पहली चीज कह रहा है जी 4 लोग हैं, 4 लोगों ने मिलके एक पेन को खरीदा 56 लाख रुपए में, ज्यादा ही महंगा पेन ले लिया। तो जी चारों ने मिलके एक पेन लिया, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 56 लाख। ठीक है जी। फिर उसके बाद बोला है B प्लस सी प्लस डी इज 460% ऑफ ए। तो 460% ऑफ ए, इसका मतलब 400 का 4, 60 का 3/5, कितना आ गया? 5 चौक 20 और 1 23/5। इसका मतलब B प्लस सी प्लस डी किसका है? ए का। मैंने बताया था परसेंटेज वैल्यू जिसके बारे में नॉलेज देती है वो ऊपर और जिससे तुलना होती है वो नीचे। तो 23 हो गया 5 पर, मतलब ये 23 है, ये 5 है। यहां तक समझ में आ गया? आई होप। ना समझ में आया हो दोबारा देखना इस चीज को, पक्का आ जाएगा कि 460% कैसे आया। वो पार्ट 2 में पता है, पार्ट 3 में भी करवाया है मैंने कई क्वेश्चनों में। फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर होता है, जैसे B प्लस सी प्लस डी इतना है भाई, इतनी की बात हो रही है कि 460% है ए का, इसका मतलब 23 है 5 का। ठीक है, मतलब अगर ये 5 है तो वो 23 है। अब बताइए क्या ये चारों मिलके 56 लाख का नहीं खरीदे थे? तो मैं कह सकता हूँ चारों का जोड़ जो है 28, वही तो 56 लाख है। तो हमारा 28 क्वेश्चन का 56 लाख, तो हमारा एक मतलब 2 लाख। तो 5 का मान नहीं पता लग गया, 5 दूनी 10 लाख। तो एक का मान कितना है? 10 लाख। ठीक है जी। आगे आगे कह रहा है द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, मतलब ए सी डी कितना है? बी का इतना है। कितना है जी? 366.66%, जो कि कितना होता है जी? 300 का 3 और 66.66 होता है कितना? 2/3। समझदार लोगों को पता होगा, 3 3 9 और 1 11/3। अब बताइए क्या ये चारों मिलके 56 लाख का खरीदे थे? तो ये चारों मिलकर कितने खरीदे थे? 14 का। क्वेश्चन के हिसाब से 56 लाख का, तो एक का मान 4 लाख, एक का मान 4 लाख, तो 3 का मान 12 लाख। तो बी का मान आ गया 12 लाख। अगली लाइन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जी सी है, सी इज 40% ऑफ। सी जो है 40% है, मतलब 2/5 है। किसका? ए प्लस बी प्लस डी का। बताइए क्या चारों मिलकर 56 लाख खरीदे थे? यहाँ पे चारों मिलकर 7 का खरीद रहे हैं। 7 बराबर 56 लाख, 1 बराबर 8 लाख। तो जी 2 का मान कितना हो गया? 16 लाख। तो मतलब यहाँ पे सी 16 लाख का खरीद रहा है। तो जी चारों मिलके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके 56 लाख की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जिसमें से ये कितना है जी? 10, ये कितना है? 12, ये कितना है? 16। इसके बारे में पता नहीं, 56 लाख है। इन तीनों को जोड़ना है, ये जोड़ के कितना आएगा जी? 10 20 30 और 38 में क्या जोड़ूं कि 56 लाख आ जाए? 38 में क्या जोड़ूं कि 56 लाख आ जाए? तो जी हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई? 18। 8 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 6 बने? 18। 8 ही तो जुड़ेगा, तो 8 तो एक ही में है जी। अब ये जो मैंने कंसेप्ट लगाया ना, आप नॉर्मल मैथ भी लगा सकते हो। इस कंसेप्ट का नाम है यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड कि 8 में ऐसा क्या जोड़ूं कि भाई 8 और 8 मिलकर 6 बने, और कोई नंबर ही नहीं है। 8 में 8 ही जोड़ के 6 बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। माइनस तो 2 होगा लेकिन जुड़ेगा तो 8 ही। तो वही चीज है। तो डी की वैल्यू आ गई थी, ये डी तो है क्वेश्चन मार्क, तो डी की वैल्यू आ गई 18 लाख। ठीक है। इसी तरह के सवाल हम आगे आने वाले पार्ट में भी करेंगे। जिसने अभी तक जो भी इस चैनल पे नया है, पहली बार देख रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, उससे मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है गुरु दक्षिणा के तौर पर कि सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, देखो कर भला तो हो भला,
आप दूसरे का भला करो, आपका भला खुद होगा। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और भी क्वेश्चन लाएंगे। जय श्री राम।